मनाली विधानसभा में विकास को लेकर बड़े बड़े दावेदार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। हिमाचल के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ेंगे, कुछ ही देर में बातचीत करेंगे उनसे। तो हिमाचल के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए, एक्सक्लूसिव उनसे बातचीत हम करेंगे। गोविंद जी, सबसे पहले खबरें अभी तक पर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, मनाली विधानसभा क्षेत्र से सर आप आते हैं, तो अभी मनाली में क्या कुछ स्थिति है? जो वादे किए गए थे उसको आप कितना निभा पाए हैं? क्या कुछ स्थितियां मनाली में आप देख पा रहे हैं? कितना विकास सरकार की तरफ से वहां पर हुआ, आपसे जानना चाहेंगे। जहां तक मनाली विधानसभा क्षेत्र का प्रश्न है, मनाली विधानसभा क्षेत्र में हमने जितने वायदे किए थे उनमें से हम ये कह सकते हैं कि 90% हमने पूरे कर दिए हैं जी। और वर्तमान में मनाली विधानसभा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश का एक मॉडल है और मनाली विधानसभा क्षेत्र देश और दुनिया में पर्यटन की दृष्टि से विख्यात है और प्रतिवर्ष लाखों पर्यटक वहां पर आते हैं जी। और इसलिए वहां पर जिस मूलभूत ढांचे की आवश्यकता थी उसको हमने पूरा करने में बहुत अच्छी प्रकार से काम किया है। और उसके संबंध में पहला काम तो हमने ये किया कि जो 4 लेन का काम जो है वो यानी हिमाचल प्रदेश का पहला 4 लेन का जो एक हमारा काम था, जो कुल्लू से लेकर के मनाली तक की सड़क है, उस सड़क को हमने बहुत जल्द और बड़े कम समय में तैयार करके दिया है, जिसके कारण से लोगों को आने जाने में वहां पर सुविधा प्राप्त हुई है। और आने वाले दिनों में अभी हमने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने अनाउंस करके रखा है कि जो कुल्लू से मनाली जो लेफ्ट बैंक की सड़क है उसको भी हम राइट बैंक की जो हमारी सड़क है उसी की तरह हम डबल लेन करके देंगे और उसका काम भी चला है। और उसी में विभिन्न जगहों पर हमको बहुत से पुलों का काम करना आवश्यक था और उसमें हमने अभी तक इस 4 साल के कार्यकाल में 7 पुल हमने बना करके तैयार करके दे दिए हैं और 6 पुलों का काम लगातार चल रहा है, जो महीने 1.5 महीने में पूरे होने वाले हैं। और 5 पुल हमारे पास ऐसे हैं कि जिन पुलों का टेंडर प्रक्रिया में है और जो काम भी अभी प्रारंभ होंगे, क्योंकि ये ब्यास नदी के किनारे बसा और अनेकों नाले हैं और इसलिए वहां पर पुलों की अत्यंत आवश्यकता होती है और उसके कारण से उन सबको बनाने का काम भी हमने प्रारंभ करके रखा है। और मनाली विधानसभा क्षेत्र में इस समय में लगभग हमने कोई 20 के करीब नए शिक्षा संस्थान स्थापित किए हैं, 10 के करीब हमने स्वास्थ्य संस्थानों की स्थापना की है। तो इसलिए जिस भी क्षेत्र में आवश्यकता लगती है तो उसको हमने प्रारंभ किया है जी। और हर ग्राम पंचायत में हमने पशुपालन डिस्पेंसरी खोली है। तो इसलिए जिस भी क्षेत्र में जो आवश्यकता रहती है उसके लिए, और फिर वहां पर टूरिज्म की दृष्टि से पैराग्लाइडिंग का होना, स्कीइंग होना, रिवर राफ्टिंग होना, इन सब के लिए एरो स्पोर्ट्स रूल है और वाटर स्पोर्ट्स रूल है, ये सबके सब बना करके तैयार किए हैं। और आज हमारे हजारों बच्चे स्कीइंग में, पैराग्लाइडिंग में, रिवर राफ्टिंग में, ऐसी डिफरेंट एक्टिविटीज में घर बैठे ही हजारों रुपए की कमाई करते हैं और उससे आने वाले पर्यटकों को भी मनोरंजन प्रदान करते हैं और फिर अपने आप भी अच्छा रोजगार प्राप्त करते हैं, जिसके कारण से उनको रोजगार प्राप्त करने के लिए घर से बाहर नहीं जाना पड़ता जी। और उसी में मनाली विधानसभा क्षेत्र में जहां पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, तो वहां पर बागवानी भी एक बहुत बड़ा उद्योग है और बागवानी के क्षेत्र में भी हमने अपने विधानसभा क्षेत्र में 3 सब्जी मंडियां स्थापित करके दी है और जिनमें से हमारी एक बंदरोल की सब्जी मंडी है जो लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से बन करके तैयार हो रही है। हमने मनाली के पास ही आलू ग्राउंड की जो सब्जी मंडी है उसको तैयार करके दे दिया है
और अभी जो पत्रीकुल की सब्जी मंडी हमारी चल रही है वहां पर भी हमने एस्टीमेट इत्यादि तैयार कर दिया। वहां पर एक बहुत बढ़िया सुंदर भवन, और ताकि हमारे आड़ती और बागबानों को लाभ मिल सके, ऐसा सारा मूलभूत ढांचा हम तैयार करके दे रहे हैं। तो ये काम भी हमने किए हैं। तो इसलिए लगभग हर क्षेत्र में वहां पर मनाली विधानसभा क्षेत्र में काम हुए हैं, और अभी आने वाले समय में कुछ जो चीजें हमारी रही हैं उनको भी हम पूरा करने वाले हैं। बिल्कुल। आप कैबिनेट में सर शिक्षा विभाग देख रहे हैं, इससे पहले आपने वन विभाग भी देखा है, परिवहन विभाग भी आपने देखा है, युवाओं के लिए भी आपने काम किया है, और लेकिन अभी जिस विभाग में आप हैं वर्तमान में, कितना चुनौती भरा है ये डिपार्टमेंट शिक्षा? देखिए, आपने ठीक कहा कि चुनौतियां तो खैर सभी जगह पर हमेशा रहती हैं, लेकिन शिक्षा में काम करने का आनंद अपना ही है। और पहले मेरे पास वन विभाग रहा है, परिवहन विभाग रहा है, युवा सेवा और खेल विभाग रहा है, और उसके पश्चात मुझे शिक्षा और भाषा एवं संस्कृति विभाग की जिम्मेदारी मिली है। लेकिन जब से मिली है तब से लेकर हमने बहुत कुशलता पूर्वक इस विभाग का संचालन किया है। और हिमाचल प्रदेश देश में हमारी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है उसको इम्प्लीमेंट करने वाला पहला राज्य बना है। और आज हिमाचल प्रदेश में प्री प्राइमरी की जो हमारी क्लासेज हैं लगभग 4787 विद्यालयों में अभी वर्तमान में चल रही है। और इसके बाद इस साल हम 5000 नए विद्यालयों में प्री प्राइमरी कक्षा प्रारंभ करने वाले हैं। और हम हिमाचल प्रदेश में आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अग्रणी है। आज यदि साक्षरता दर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर 86% से अधिक है। केरल और हिमाचल प्रदेश समान रूप से एक साथ चलते हैं, कभी नंबर 1 पर, कभी दूसरा नंबर 2 पर, और हम इस तरह पर चलते हैं। और आप एक बात देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश जहां पर केवल मात्र 70 लाख की पॉपुलेशन है और भौगोलिक दृष्टि से बहुत कठिन प्रदेश है, लेकिन 70 लाख पॉपुलेशन पर हिमाचल प्रदेश में लगभग 16,000 शिक्षा संस्थान हैं जहां पर हमारे बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। और जो हमारी टीचर और स्टूडेंट जो अनुपात है वो देश भर में सबसे बेहतर हिमाचल प्रदेश का है। और हमारे 16,000 विद्यालय हैं, हमारे लगभग हर विद्यालय में अध्यापक हैं, और हिमाचल प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र में लगभग 80,000 शिक्षक हैं जो बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। तो इसलिए हिमाचल प्रदेश जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम करता है। और अभी हिमाचल प्रदेश में ये जो 4.5 वर्ष का हमारा कार्यकाल हुआ है जी, इसमें हमने अध्यापकों की विभिन्न जो कैटेगरीज हैं उसके 10,167 पद भरे हैं, और जिनमें से 1568 स्कूल और गवर्नमेंट लेक्चरर और 4,592 टीजीटी, 2502 सीएनबी तथा 1505 जेबीटी शिक्षक हैं। और हिमाचल प्रदेश में हर विद्यालय में हमारी स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज हैं, और उनकी रेगुलर मीटिंग होती है ताकि स्कूल की बातों को ठीक प्रकार से बच्चों तक और पेरेंट्स तक पहुंचाया जा सके। और हिमाचल प्रदेश में 20,359 शिक्षकों की सेवा को हमने नियमित किया है, और जो कि पूर्व कांग्रेस सरकार के समय वो कर नहीं पाए थे। और उनमें 7,577 पीटीए, पैरा, पैट तथा ग्रामीण विद्या उपासक हैं। और अभी वर्तमान में हमारी लगभग 6200 शिक्षकों की और भर्ती प्रक्रिया डिफरेंट जो एजेंसीज है उनके माध्यम से चल रही है, कॉलेज कैडर की पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से, और जो हमारे स्कूल टीचर्स हैं उनका सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड से, यानी सबकी सब बहुत पारदर्शी तरीके से ये सब चल रही हैं। और अभी जयराम ठाकुर जी की सरकार के समय में हिमाचल प्रदेश में हमने लगभग 250 मिडिल स्कूलों को हमने हाई स्कूल बनाया है, और लगभग इतने ही हाई स्कूलों को सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाया है, और हमने अनेकों नए प्राइमरी स्कूलों को खोला है, और बहुत से स्कूलों को हमने प्राइमरी से मिडिल तक यानी घोषित किया है। और हिमाचल प्रदेश में इस कार्यकाल में आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में केवल मात्र एक विश्वविद्यालय था जो 1972 में स्थापित हुआ था, हिमाचल प्रदेश का विश्वविद्यालय समरहिल।
और उसके बाद जयराम ठाकुर जी ने हिमाचल प्रदेश में एक दूसरी स्टेट यूनिवर्सिटी की आवश्यकता थी, जी। जो स्टेट यूनिवर्सिटी मंडी में स्थापित की है, जिसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय रखा गया है, और जिसमें अभी लगभग 141 कॉलेज, जिसमें चंबा जिला, कांगड़ा जिला, मंडी जिला, लाहौल स्पीति जिला और ये सब के सब जिलों को उसमें लिया गया है। और अब निश्चित रूप से इस नई स्टेट यूनिवर्सिटी बनने से हिमाचल प्रदेश में एक नया बहुत बड़ा शिक्षण संस्थान मिला है। बिल्कुल। और मैं आपको ये भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहा है। और यदि देखेंगे कि देश में जनसंख्या के आधार पर जितने अधिक हमारे पास मेडिकल कॉलेज है, देश के किसी राज्य में नहीं है। हमारे पास एम्स बिलासपुर में स्थापित हुआ है, बहुत कम जनसंख्या 70 लाख की पॉपुलेशन पर। पीजीआई का सैटेलाइट सेंटर हमारा ऊना में है, और इसलिए हिमाचल प्रदेश शिक्षा का एक हब बन गया है। और सरकारी क्षेत्र में तो हमारे काम शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में चलेंगे, लेकिन वहां पर निजी क्षेत्र की भागीदारी भी निश्चित रूप से अच्छी है, और जिसके कारण हिमाचल प्रदेश में देश और दुनिया के अनेकों विद्यार्थी शिक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से यहाँ पर आते हैं। बिल्कुल मंत्री जी, आप शिक्षा का हब बता रहे हैं प्रदेश को, लेकिन आपको भी ध्यान में होगा कि आम आदमी पार्टी अब शिक्षा को ही मुद्दा बनाने में लगी हुई है प्रदेश में। एक और बात ध्यान में लाना चाहूंगा कि देखिए, मुझे लगता है कि उनके विषय में कोई बहुत अधिक वो हिमाचल प्रदेश से उनकी तुलना किसी प्रकार से हो नहीं सकती है, क्योंकि वो हर प्रदेश में जाते हैं, उनके हर जगह पर जाकर के आंकड़े नए होते हैं और जो भी। लेकिन यदि एक बात कहेंगे कि दिल्ली की अगर बात, दिल्ली में लगभग 3.25 करोड़ की पॉपुलेशन है। दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली की सरकार केवल मात्र 1036 स्कूलों को ही चलाती है, तो इसलिए यानी वो किसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश की यानी तो तुलना उनसे हो नहीं सकती। और आपको मैं ये भी ध्यान लाना चाहूंगा कि दिल्ली में लगभग 800 स्कूलों में साइंस की क्लासेस नहीं चलती, क्योंकि वहां पर साइंस के टीचर्स नहीं हैं। लगभग 80% स्कूल उनके ऐसे हैं जो बिना हेडमास्टर के और बिना प्रिंसिपल के चल रहे हैं। और आज भी हम देखेंगे कि वो देश की राजधानी है, मैदानी क्षेत्र है, चीजों को करना वहां पर आसान है, लेकिन हिमाचल प्रदेश हर दृष्टि से बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतर है। मैंने कहा, साक्षरता की दृष्टि से कहा जाए या किसी भी क्षेत्र में कहा जाए तो हिमाचल प्रदेश में हमारा बहुत बढ़िया है। आप एक बात ये भी देखेंगे कि जब कोरोना महामारी का समय आया और उस समय में लगभग देश भर में 52% अभिभावकों ने यह कहा कि निजी स्कूलों ने फीस बढ़ाई है। और आप देखेंगे कि जो दिल्ली की सरकार बड़े बड़े दावे करती है, दिल्ली में यह दर सबसे अधिक थी, 65%, जिन्होंने कहा दिल्ली के निजी स्कूलों में सबसे अधिक फीस बढ़ाई गई है। वहां पर कई इस प्रकार के चार्जेस लगाए जाते हैं। और आज यदि देखेंगे, दिल्ली के निजी स्कूल देश में सबसे ज्यादा महंगे स्कूल हैं, तो इसलिए वो कहते कुछ और करते कुछ हैं। और दिल्ली के, हिमाचल प्रदेश के, मैंने कहा, हर प्राइवेट स्कूल में हमारी पीटीए बनी है, लेकिन दिल्ली के लगभग 16% स्कूलों में पीटीए का गठन हुआ है। वहां पर सबका मन मर्जी से किया जाता है। और दिल्ली के केवल मात्र 3% पेरेंट्स ऐसे हैं जो दिल्ली सरकार की निजी स्कूलों पर की गई कार्रवाई से संतुष्ट है, और 97% लोग वहां के असंतुष्ट हैं। और इसलिए आज भी हम ये कहते हैं कि किसी भी प्रकार से यानी कि वो शिक्षा की बात जो करते हैं, तो वो यानी उनकी बात तो किसी प्रकार से मनीष सिसोदिया ने आपको खुले बहस की चुनौती दी है, और मुझे लगता है कि वो मनीष सिसोदिया जी ने आपको खुली बहस की चुनौती दी। मैंने कहा कि बहस की बात उसे की जाती है यदि कोई बराबरी का हो। उनका हिमाचल प्रदेश से किसी प्रकार की तुलना की नहीं जा सकती। वो देश की राजधानी है, 3.25 करोड़ की पॉपुलेशन है, और मैंने कहा शिक्षा का ढांचा हमारा 70 लाख की पॉपुलेशन पर हम 16,000 से अधिक विद्यालयों का संचालन करते हैं, जहां पर लगभग हमारे 10 लाख विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं। और इसलिए यह है कि किसी भी प्रकार के यानी उनके उकसावे में आकर के उनके कारण से हम उनसे बात करें, तो इसलिए मुझे लगता है कि कोई
बहुत आवश्यक है, लेकिन हिमाचल प्रदेश देश भर में सर्वश्रेष्ठ है। चलिए और हिमाचल जी प्रदेश के सरकारी स्कूलों से जी आज के अनेकों हमारे आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक, यानी हर कैटेगरी के लोग निकले हैं और हिमाचल प्रदेश के स्कूलों की शिक्षा सबसे बेहतर है। बिल्कुल। 2007, 2012, 2017 लगातार आप चुनकर आए हैं, तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि कौन कौन सी योजनाएं हैं, जो सरकार की कौन कौन सी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जो जी स्कूलों में पसंद की जा रही है, जो शिक्षा विभाग में पसंद की जा रही है, जिसे आगे भी बढ़ाया जाएगा, या कौन से काम हैं जो अभी होने बाकी हैं जिन्हें आगामी वर्ष में किया जाएगा, क्योंकि चुनावी साल है ये। तो वन परिवहन, युवा सेवा और खेल मंत्री रहे हैं गोविंद सिंह ठाकुर, अब शिक्षा विभाग संभाल रहे हैं। जानकारी भी दे रहे थे कि कौन कौन से काम किए जा रहे हैं। 2007, 2012, 2017 लगातार ये चुनकर आए हैं और एक चुनौती तो हर डिपार्टमेंट में है, उनका ये कहना है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा विभाग में बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसे पसंद किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने आम आदमी पार्टी द्वारा जिस तरह से शिक्षा को एक मुद्दा बनाया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में, उसे लेकर भी उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षा और एक समतल क्षेत्र में शिक्षा के मायने अलग अलग हैं, दोनों ही तरफ की व्यवस्थाएं अलग होती है और एक तरह से शिक्षा पहाड़ी इलाकों तक पहुंचाना काफी मुश्किल होता है, जिसके लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि इससे पहले उनके पास युवा सेवा विभाग भी रहा है, खेल मंत्री डिपार्टमेंट, खेल विभाग भी गोविंद सिंह ठाकुर संभाल चुके हैं, जहां पर भी उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा उन्होंने वन विभाग भी देखा है। तो एक तरह से देखा जाए तो गोविंद सिंह ठाकुर जिन्होंने राजनीति में कदम रखा, आरएसएस से इनका जुड़ाव रहा है, जिसके बाद ये राजनीति में आ गए और महत्वपूर्ण भूमिका इनकी रही है और काफ़ी लोकप्रिय भी रहे। यही कारण रहा कि तीनों साल 2007, 12, 17 जिसमें लगातार चुनकर आए हैं। गोविंद सिंह राठौर एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और इसके तौर पर उन्होंने 2007, 2012 और 2017 हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में मनाली से हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए थे। आपको बता दें कि 2020 तक वन परिवहन, युवा सेवा और खेल डिपार्टमेंट इन्होंने संभाला। वर्तमान में ये जयराम ठाकुर कैबिनेट में फिलहाल शिक्षा मंत्री और संस्कृति विभाग देख रहे हैं। तो महत्वपूर्ण भूमिका है इनकी और शिक्षा विभाग में क्या कुछ काम किए गए हैं इसकी जानकारी देते हुए अभी नजर आ रहे थे गोविंद सिंह ठाकुर। तो खबरें अभी तक से जुड़े हैं और क्या कुछ विकास कार्य अभी तक किए गए हैं उस बात की जानकारी भी उन्होंने दी। आपको बता दें कि लैपटॉप भी इस बार बच्चों को बांटे गए हैं, जिसे काफी पसंद किया जा रहा है। चलिए मंत्री जी दोबारा हमारे साथ जुड़ गए। मंत्री जी, मेरा ये सवाल आपसे था कि आगामी चुनावी वर्ष है और आगामी चुनाव होने, इसे देखते हुए सरकार कितनी तैयार है और डिपार्टमेंट में और कौन कौन से काम होने बाकी है जो आगामी सालों में किए जाएंगे पूरे? देखिए, अभी तक जो काम की बात और विकास की बात है, एक सतत प्रक्रिया ये लगातार चलती रहती है जी। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सत्ता में आने पर पहले दिन से काम करती है और लगातार काम करती रहती है और चुनावी वर्ष में भी काम करती है और आने वाले समय में भी करती रहेगी। और अभी इस साल का जो हमारा जो बजट है वो हमारा शिक्षा के क्षेत्र में यानी बहुत अच्छा बजट दिया है। हिमाचल प्रदेश में इस साल का जो टोटल जो बजट है वो 52,165 करोड़ रुपए का है, जिसमें से 8,412 करोड़ शिक्षा क्षेत्र पर है, जो कि कुल बजट का 16% बनता है। और इसलिए अभी तो हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने में लगे हैं और इसके मुताबिक इस साल हम हायर एजुकेशन में और प्री प्राइमरी क्लासेस और ये सबका सब प्रारंभ करने वाले हैं और ये सब हमारा एक निश्चित समय सीमा के अंदर चल रहा है। और इसीलिए मैंने कहा कि इस साल का बजट भी हमारा सबसे बेहतर है, उसको भी हम स्थापित कर रहे हैं। और इसलिए हिमाचल प्रदेश में आपने कहा कि चुनाव की दृष्टि से क्या क्या तैयारी है, हम सदा तैयार रहते हैं और हमारी तैयारी पूरी है। और फिर से 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में बनेगी। अब देश में यानी फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बार बार रिपीट होना, ये रिवाज कायम हो गया है और यही रिवाज हिमाचल प्रदेश में चलेगा। हम सरकार बनाएंगे
और जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री फिर से बनेंगे। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे ये मंत्री जी, कि जिस तरह से अभी कुछ डिपार्टमेंट में नाराजगी देखने को मिल रही है, चाहे शिक्षा विभाग हो, कॉलेज के प्राध्यापक हो, उनका कहना है कि उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक वो मूल्यांकन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो उनके लिए आप क्या आश्वासन देंगे? काफी समय से वो हड़ताल भी कर रहे थे। देखिए, उनसे हमने निवेदन किया है कि उनको अपने काम पर लौट आए, और उनके अध्यक्ष ने ये स्टेटमेंट दिया भी कि हम स्ट्राइक को खत्म करते हैं और हम अपने काम पर लौटेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने लैपटॉप वितरण समारोह के कार्यक्रम पर मंडी में पूरे प्रदेश को संबोधित करते हुए कहा कि हम यूजीसी पे स्केल देने के प्रति हम वचनबद्ध है, और निश्चित रूप से हमको वो देना और हम देंगे, और उसको किस प्रकार से देंगे उसका रास्ता हम बना रहे हैं। तो ये मुख्यमंत्री जी ने कहा है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद जी हमसे बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए और तमाम योजनाओं की जानकारी देने के लिए। तो हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिसमें उनका कहना है कि मनाली विधानसभा क्षेत्र से वो आते हैं तो मनाली के लिए काफी कुछ काम किया गया है, टूरिस्ट बड़ी संख्या में आते हैं, सड़क चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है। इसके अलावा जो भी महत्वाकांक्षी योजनाएं उसे जन जन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश हो रही है। शिक्षा विभाग में भी जो शिक्षा के लिए बेहतरी है उस पर काम किया जा रहा है।